नमस्कार। आज हम दो ऐसे मुद्दों पर बात करने वाले हैं जो हम सबकी जिंदगी से कहीं ना कहीं जुड़े हैं। हाँ बिल्कुल। पहला, वो लोग जो हमारे घरों में आकर हमारी जिंदगी थोड़ी आसान बनाते हैं, हमारे घरेलू कामगार, उनकी क्या स्थिति है और उनके क्या अधिकार होने चाहिए, इस पे बात करेंगे। बहुत जरूरी मुद्दा है ये। और दूसरा मुद्दा थोड़ा संजीदा है, लेकिन उस पे बात करना बेहद जरूरी है। हाँ। हमारे देश के नौजवानों, हमारे छात्रों में बढ़ता हुआ मानसिक तनाव और उससे जुड़ी आत्महत्या की चिंताजनक खबरें। हाँ, ये तो आजकल बहुत सुनने में आ रहा है। तो आज हम इन दोनों ही विषयों की तह तक जाने की कोशिश करेंगे, समझेंगे कि असल में चुनौतियां क्या हैं। बिल्कुल। और मौजूदा जानकारी और चर्चाओं के हिसाब से क्या रास्ते, क्या समाधान निकल सकते हैं। हाँ, देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं ये पड़ताल। चलिए। तो सबसे पहले हमारे घरेलू सहायक, अक्सर हम उन्हें बस हेल्पर या काम वाली कह देते हैं। हाँ, कॉमन है ये तो। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये एक पूरा प्रोफेशन है। सही बात। खाना बनाना, सफाई, बच्चों की देखभाल, बुजुर्गों का ध्यान रखना, ये सब कितनी जरूरी सेवाएं हैं। हाँ, इनके बिना तो शहरों में जिंदगी रुक जाए शायद। और इनकी संख्या जानकर आप शायद चौंक जाएं। अंदाजा है कि भारत में करीब 4 से 10 करोड़ लोग इस काम से जुड़े हैं। बाप रे, 4 से 10 करोड़? हाँ, कई देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा। ये तो बहुत ही बड़ा आंकड़ा है। और इनमें भी पता है लगभग 80% महिलाएं हैं। हाँ, ये बात भी है, ज्यादातर महिलाएं होती हैं जो अक्सर बेहतर जिंदगी की तलाश में अपने गांव छोड़कर शहरों का रुख करती हैं। हाँ, और यहीं से एक बड़ी मुश्किल शुरू होती है। अच्छा, कैसे? देखिए, इनका काम करने की जगह क्या है? हमारा घर। हाँ, सही बात है। अब घर कोई फैक्ट्री ऑफिस तो है नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। कि वहाँ कोई लेबर इंस्पेक्टर आकर जांच पड़ताल कर सके या नियम कायदे सख्ती से लागू करवाए जा सकें। हाँ, ये तो है, किसी के घर में कैसे घुसेंगे? वही तो, इसी वजह से इन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। क्या दिक्कतें जैसे? जब हमने इस पर और जानकारी देखी तो कुछ काफी परेशान करने वाली बातें सामने आई। अच्छा। जैसे सामाजिक सुरक्षा, वो तो लगभग है ही नहीं। कोई पीएफ, ईएसआई जैसा कुछ नहीं? नहीं, कुछ नहीं। सोचिए, कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं, बीमार पड़ गए तो काम भी गया। और ऊपर से इलाज का खर्च? बिल्कुल। बुढ़ापे के लिए कोई पेंशन नहीं, कुछ नहीं। फिर अगर कोई महिला कामगार गर्भवती हो जाए तो अक्सर उन्हें काम से हटा दिया जाता है बिना किसी सहारे या मैटरनिटी लाभ के। ये तो बहुत गलत है ना? और ज्यादातर काम कैसे चलता है? बस जुबानी भरोसे पर, कोई लिखा पढ़ी नहीं, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं। हाँ, बस बात कर ली, रख लिया। हाँ, इससे क्या होता है, गलत व्यवहार या शोषण की गुंजाइश बढ़ जाती है। जाहिर है। और काम के घंटे वो भी तय नहीं होते। हाँ, ये भी एक प्रॉब्लम है। सुबह से रात तक काम लिया जा सकता है, पर ओवरटाइम का पैसा वो शायद ही मिलता हो। ये तो सच में सोचने वाली बात है। अच्छा, दुनिया भर में इस बारे में क्या सोचा जाता है? क्या कोई इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं? हाँ, है। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO का जिक्र आता है। ILO, हाँ, सुना है। उन्होंने 2011 में एक जरूरी कन्वेंशन अपनाया था जिसे C-189 या डोमेस्टिक वर्कर कन्वेंशन कहते हैं। अच्छा, C-189, तो ये क्या कहता है? ये कन्वेंशन साफ साफ कहता है कि भाई, घरेलू काम भी एक काम है और घरेलू कामगार भी दूसरे मजदूरों की तरह ही श्रमिक हैं। वर्कर्स लाइक एनी अदर वर्कर्स। अच्छा, ये बढ़िया बात है। उनको वर्कर माना गया है। बिल्कुल। और उनका हक बनता है न्यूनतम मजदूरी पर, मिनिमम वेजेस। हाँ। काम के तय घंटों पर। ठीक है। सामाजिक सुरक्षा पर, जैसे पेंशन, हेल्थ बीमा वगैरह। हर तरह के शोषण से सुरक्षा पर और एक ठीक ठाक प्रॉपर लिखित कॉन्ट्रैक्ट पर। सुनने में तो ये सब कितना बेसिक और जरूरी लगता है ना? है तो, बिल्कुल बुनियादी जरूरतें हैं ये। पर बात ये है कि भारत ने अभी तक इस कन्वेंशन को आधिकारिक तौर पर अपनाया नहीं है, रैटिफाई नहीं किया। अरे क्यों? और वही एक बड़ा सवाल हमेशा खड़ा रहता है कि भाई, किसी के घर के अंदर जाकर इन नियमों को लागू कैसे करवाया जाए, कौन जांच करेगा? ये एक प्रैक्टिकल मुश्किल दिखती है। ये बात तो है, प्राइवेसी का भी सवाल है। लेकिन यहाँ एक अलग नजरिया अपनाने की जरूरत नहीं है? कैसा नजरिया? कि क्या ये सिर्फ लेबर के अधिकार हैं या इससे भी बढ़कर कुछ है? ये तो बुनियादी मानव अधिकार हैं, फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स। अरे वाह, आपने बहुत सही पॉइंट उठाया। बिल्कुल, ये सिर्फ लेबर राइट्स नहीं, ये ह्यूमन राइट्स हैं। हाँ। हमारा संविधान अनुच्छेद 21 क्या कहता है?
जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। हाँ, और इसमें सम्मान के साथ जीने का अधिकार भी शामिल है। राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। और ये अधिकार तो सबके लिए है। तो फिर जो हमारे घर में काम कर रहे हैं उनका सम्मान कम कैसे हो सकता है? सही बात है। जब हम इसे मानवाधिकार की नजर से देखते हैं तो वो कैसे लागू करें वाला सवाल थोड़ा पीछे हट जाता है। और क्यों लागू करें वाला सवाल आगे आ जाता है। बिल्कुल, एक नैतिक जिम्मेदारी, एक मॉरल प्रेशर महसूस होता है। हाँ, और कुछ देशों ने इस मुश्किल से निपटने के अनोखे तरीके भी निकाले। मैंने कहीं पढ़ा था चिली में। हाँ, चिली का उदाहरण आता है। वो लोग हर घर में जांच नहीं करते। तो फिर जहाँ से शिकायतें आती हैं या जो घर बार बार उल्लंघन करते हैं उन पर ज्यादा ध्यान देते हैं। और वो सीधे जांच नहीं करते बल्कि जांच की धमकी देते हैं, मतलब चेतावनी। अच्छा, सिर्फ चेतावनी से काम बन जाता है? हाँ, काफी हद तक। इस डर से ही कि सरकार की नजर है, लोग थोड़ा संभल कर रहते हैं, सही व्यवहार करने लगते हैं। ये तो इंटरेस्टिंग है। और आइलैंड में वो लोग समुदाय को ही साथ लेके चलते हैं। कम्युनिटी बेस्ड स्ट्रेटेजी। कम्युनिटी बेस्ड। तो इससे क्या आइडिया मिलता है भारत के लिए? इन उदाहरणों से एक बात तो साफ होती है कि समुदाय आधारित हल, मतलब कम्युनिटी लेवल पर सोल्यूशन काम कर सकते हैं। हाँ। अब भारत में देखें तो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन RWS। अरे हाँ, RWA तो आजकल लगभग हर बड़ी सोसाइटी या अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में है। बिल्कुल, और उनके पास अक्सर ये जानकारी होती है कि कौन कहाँ काम कर रहा है, किसका पुलिस वेरिफिकेशन हुआ है, वगैरह वगैरह। हाँ, लिस्ट तो होती है उनके पास। तो एक विचार ये उभर कर आ रहा है कि क्यों ना RWS को ही इस मामले में पहली कड़ी बनाया जाए, इन्फोर्समेंट की पहली इकाई। मतलब RWA कैसे मदद कर सकती है? जैसे RWA जो ID कार्ड देती है वर्कर्स को, उसे एक तरह का रजिस्ट्रेशन माना जा सकता है। ये जानकारी फिर लेबर डिपार्टमेंट से साझा की जा सकती है। अच्छा, तो ये एक तरह से कम्युनिटी लेवल पर जिम्मेदारी लेने जैसा हुआ? हाँ, बिल्कुल। मतलब अगर RVW को लगे कि कोई घर मालिक सही बर्ताव नहीं कर रहा, जैसे सैलरी टाइम पर नहीं दे रहा मान लीजिए, हाँ, या बदतमीजी कर रहा है, तो RVW उन्हें टोक सकती है, समझा सकती है। इससे एक सोशल प्रेशर भी बनेगा उस घर पर। बिल्कुल। और अगर मामला गंभीर हो तो RVW लेबर डिपार्टमेंट को बता सकती है, जो फिर एक्शन ले। और लेबर डिपार्टमेंट वाले सोसाइटी में आकर कैंप लगाकर कामगारों को उनके अधिकारों के बारे में बता भी सकते हैं। हाँ, जागरूकता बढ़ेगी उससे। ये तो काफी प्रैक्टिकल लग रहा है। हाँ, और इसका एक बड़ा फायदा ये है कि इससे किसी की निजी जिंदगी में प्राइवेसी में दखल अंदाजी भी कम होगी। और अधिकारियों को घर घर जाकर पूछना भी नहीं पड़ेगा। सही कहा, ये एक बीच का रास्ता हो सकता है। इस RWA मॉडल को और मजबूत करने के लिए कुछ और चीजें भी सोची जा सकती हैं शायद। हाँ, बिल्कुल। जैसे लोगों को जागरूक करने के अभियान चलाए जाएं, मालिकों को भी और कामगारों को भी। सेंसिटाइजेशन कैंपेन्स, हाँ, जरूरी है। एक आसान सा स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाए जो RWA लेवल पर इस्तेमाल हो, छोटा सा, समझने में आसान। स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट अच्छा आइडिया है। कम से कम तय मजदूरी मिले, ये सुनिश्चित किया जाए। हाँ, मिनिमम वेज तो मिलना ही चाहिए। और ये जो सोशल सिक्योरिटी वाली बात थी, शायद मालिकों से तनख्वाह का एक छोटा सा हिस्सा, कोई सेस जैसा, हाँ, छोटा सा कंट्रीब्यूशन लेकर एक फंड बनाया जा सकता है। हाँ, जिससे बीमा वगैरह मिल सके। बिल्कुल। आने जाने का कुछ भत्ता, ट्रैवल अलाउंस। हाँ, ये भी जरूरी है, खासकर बड़े शहरों में। और सोसाइटी में बिना रजिस्ट्रेशन वाले कामगारों को रखने पर रोक लगे, ताकि सब सिस्टम में आए। ये भी एक तरीका हो सकता है रेगुलेट करने का। और जरूरत पड़ने पर मेडिकल मदद का भी कुछ इंतजाम हो, फर्स्ट एड या डॉक्टर से संपर्क। हाँ, बहुत अच्छे सुझाव हैं ये। और अच्छी बात यह है कि इन सब के लिए कानूनी जमीन हमारे नए लेबर कोड्स में तैयार हो चुकी है। अच्छा, जो नए कोड्स आए हैं? हाँ, सरकार ने जो पुराने कई लेबर कानूनों को मिलाकर 4 नए कोड बनाए हैं। हाँ। उनमें से एक कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी है। हाँ। और ये खास तौर पर असंगठित क्षेत्र, मतलब अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा देने की बात करता है। तो मतलब कानूनी ढांचा तो है? ढांचा तो है, बस उसमें घरेलू कामगारों के लिए खास नियम और व्यवस्था बनाने की जरूरत है। स्पेसिफिक प्रोविजंस चाहिए। उम्मीद है इस दिशा में जल्द काम होगा, ये बहुत जरूरी है। हाँ, उम्मीद तो यही है। चलिए, ये तो हुई घरेलू कामगारों की बात। हाँ, अब आते हैं दूसरे गंभीर मुद्दे पर। हाँ, छात्रों वाला मुद्दा। छात्रों में बढ़ता मानसिक तनाव और आत्महत्या। ये आंकड़े मतलब वाकई परेशान करने वाले हैं। बहुत ज्यादा। सोचिए, भारत में हर साल लगभग 14,000 छात्र 14,000, हाँ, जिनकी उम्र 18 से 30 साल के बीच है, अपनी जान ले लेते हैं।
ये वो नौजवान थे जो हमारे देश का भविष्य थे या हो सकते थे। दिल दहल जाता है सुनकर। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के आंकड़े देखें तो 2023 में 13,892 छात्रों ने आत्महत्या की। ये संख्या 2019 के मुकाबले 34.4% ज्यादा है। अरे बाप रे, इतनी बढ़ोतरी। और 2013 के मुकाबले तो करीब 65% ज्यादा। 65% पिछले 10 साल में। हाँ, ये अब किसान आत्महत्याओं के आंकड़ों से भी ज्यादा हो गया है। ये तो बहुत ही चिंताजनक बात है। ये साफ इशारा है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम और समाज में कहीं कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है। बिल्कुल। और यहाँ एक और गहरी बात समझने की जरूरत है। इसे आइसबर्ग फिनोमेनन कहते हैं। आइसबर्ग मतलब वो बर्फ का पहाड़? हाँ, रिसर्च बताती है कि हर आत्महत्या जो दर्ज होती है उसके पीछे कम से कम 20 कोशिशें, अटेम्प्ट्स होती हैं जो शायद नजर में नहीं आती। वो 20 गुना? हाँ, यानी जो हमें दिख रहा है वो समस्या की बस ऊपरी सतह है, टिप ऑफ द आइसबर्ग। इसके नीचे डिप्रेशन, एंजाइटी और भयानक मानसिक तनाव का एक पूरा पहाड़ है जिससे लाखों छात्र रोज जूझ रहे हैं। ये तो बहुत डरावना है। ये कुछ परिवारों का दुख नहीं, ये एक राष्ट्रीय संकट है, नेशनल इमरजेंसी है ये सुनकर तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्या वजह है इसके पीछे? हाँ, वजह कई है और काफी जटिल है। कोई एक कारण नहीं है, कई चीजें एक साथ काम कर रही हैं। सबसे पहले तो जाहिर है पढ़ाई का बेतहाशा दबाव, एकेडमिक प्रेशर। हाँ, कंपटीशन। ये सिर्फ सिलेबस पूरा करने का प्रेशर नहीं बल्कि एक अंधी दौड़, एक रैट रेस में टिके रहने का दबाव है। हर तरफ कंपटीशन, गिनी चुनी सीटें। हमने कोटा फैक्ट्री जैसे शो देखे हैं। हाँ, वो तो एक झलक है बस। पर असलियत कई बार उससे भी ज्यादा डरावनी हो सकती है। माँ बाप की उम्मीदें, समाज के ताने, देखो फलाने का बेटा तो IIT पहुँच गया, तुम्हारा क्या? ये तुलना, ये सब मिलकर छात्र की पहचान सिर्फ उसकी रैंक और नंबरों तक सीमित कर देते हैं। और हाल में नीट जैसी परीक्षाओं में गड़बड़ी की खबरों ने तो छात्रों की चिंता और निराशा को और बढ़ाया ही है। हाँ, वो तो है ही। सिस्टम पर भरोसा उठता है। बिल्कुल। और दूसरा बड़ा पहलू है संस्थानों का रवैया और भेदभाव। भेदभाव जैसे? रोहित वेमुला या डॉक्टर पायल ताड़वी जैसे मामलों ने हमें दिखाया कि कैसे जाति आधारित भेदभाव भी एक भयानक शक्ल ले सकता है। हाँ, ये मामले तो बहुत दुखद थे। कई बार छात्र मदद के लिए गुहार लगाते हैं पर संस्थान ध्यान नहीं देते, उनकी बात अनसुनी कर दी जाती है। ये सिस्टम की नाकामी है, इंस्टीट्यूशनल एपैथी कहते हैं इसे। ये तो कई सारे मोर्चों पर एक साथ दबाव बनाने वाली बात हो गई। क्या आर्थिक वजह भी इसमें भूमिका निभाती हैं? बिल्कुल, बहुत बड़ा रोल है उनका भी। अच्छी शिक्षा महंगी है। हाँ, ये तो है। बहुत से छात्र लोन लेकर पढ़ते हैं, एजुकेशन लोन। और जब नौकरियां आसानी से नहीं मिलती तो ये पैसों का तनाव दिमाग पर हावी होने लगता है, मानसिक तनाव में बदल जाता है। और एक चीज जो अक्सर नजरअंदाज हो जाती है, मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य। हाँ, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारे समाज में आज भी इस पर खुलकर बात करना आसान नहीं है, एक टैबू है। सही बात है। अगर कोई छात्र कहे कि वो उदास है, परेशान है, डिप्रेस्ड फील कर रहा है, तो लोग क्या कहते हैं? ड्रामा कर रहा है, कमजोर है। हाँ, बिल्कुल। या सब ठीक हो जाएगा, ज्यादा मत सोचो, ये कहकर टाल देते हैं। यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में अच्छे प्रशिक्षित काउंसलर्स की बहुत कमी है। अच्छा, आंकड़े हैं कुछ इसके? हाँ, WHO का कहना है कि भारत में 1 लाख लोगों पर एक साइकाट्रिस्ट भी पूरा नहीं है, मतलब 0.75 के करीब। सिर्फ 0.75? हाँ। और होने कितने चाहिए? कम से कम 3 होने चाहिए। अरे बाप रे, इतना बड़ा गैप। हाँ, ये कमी दिखाती है कि हम इस मुद्दे को कितनी गंभीरता से ले रहे हैं या शायद नहीं ले रहे हैं। ये तो वाकई चिंता की बात है। लेकिन क्या कुछ हो नहीं रहा है? मतलब सरकार, कोर्ट कुछ कदम उठाए गए हैं? हाँ, ऐसा नहीं है कि कुछ हो नहीं रहा है। न्यायपालिका और सरकार दोनों तरफ से कुछ कदम उठाए गए हैं। जैसे? सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल मार्च में अमित कुमार बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस में एक अहम निर्देश दिया। क्या निर्देश? उन्होंने कहा कि आत्महत्या के हर संदिग्ध मामले की FIR दर्ज करके जांच होनी चाहिए ताकि वजहों का ठीक से पता चले। अच्छा, ताकि पैटर्न समझ में आए। हाँ, और कोर्ट ने एक नेशनल टास्क फोर्स फॉर स्टूडेंट वेलबीइंग एंड सुसाइड प्रिवेंशन भी बनाई है। नेशनल टास्क फोर्स?
ये क्या करेगी? ये टास्क फोर्स सभी लोगों, छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों, एक्सपर्ट्स सबसे बात करके सलाह लेकर समस्या को समझेगी और समाधान सुझाएगी। अच्छा। इसके लिए ऑनलाइन सर्वे भी चल रहे हैं। वेबसाइट पर कोई भी अपनी राय दे सकता है। ये एक बड़ा कदम है। हाँ, ये तो अच्छी पहल है। और सरकारी स्तर पर क्या हुआ है? कोई कानून वगैरह? हाँ, 2 जरूरी कानून है। एक मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017। मेंटल हेल्थ केयर एक्ट, हाँ। इसका सेक्शन 115 बहुत अहम है। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि ये कहता है कि आत्महत्या की कोशिश करना अब अपराध नहीं है। इसे डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है। अच्छा, ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। हाँ, अब ऐसे इंसान को अपराधी नहीं बल्कि मदद का जरूरतमंद एक पीड़ित माना जाएगा, जिसे देखभाल और पुनर्वास की जरूरत है। ये सोच में बदलाव है। बिल्कुल। दूसरा, केंद्र सरकार 2021 में नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी लाई है। सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी, इसका क्या लक्ष्य है? इसका लक्ष्य है 2030 तक आत्महत्या से होने वाली मौतों को 10% कम करना। तो कानून है, पॉलिसी है, सुप्रीम कोर्ट भी नजर रख रहा है। फिर भी ये दुखद घटनाएं रुक क्यों नहीं रही? ये सवाल परेशान करता है। और इसका जवाब शायद छिपा है इन कानूनों और नीतियों को जमीन पर उतारने में, इम्प्लीमेंटेशन में। मतलब दिक्कत इम्प्लीमेंटेशन गैप की है? हाँ बिल्कुल। कागज पर योजनाएं अच्छी हैं, पर असल में उनका असर नहीं दिख रहा। संस्थान या तो लापरवाह है या उनमें संवेदनशीलता की कमी है। जब तक हर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी इसे अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगा, हम ऐसे ही अपने युवाओं को खोते रहेंगे। तो जरूरत है कि इन बातों को गंभीरता से लिया जाए और ठोस कदम उठाए जाएं। क्या कुछ खास सुझाव हैं इस बारे में? हाँ, कुछ बातें हैं जिन पर ध्यान देना होगा। सबसे पहले तो शिक्षण संस्थानों की जवाबदेही तय करनी होगी। अकाउंटेबिलिटी। कैसे? हर कॉलेज, यूनिवर्सिटी में एक वेल बीइंग सेंटर होना ही चाहिए, अनिवार्य हो। वेलबींग सेंटर? हाँ, जहाँ प्रशिक्षित काउंसलर्स हों और ये सिर्फ नाम के लिए ना हो बल्कि सच में काम करें, फंक्शनल हो। कोई उदाहरण है इसका? हाँ, IIT मद्रास का मित्र प्रोग्राम एक अच्छा उदाहरण है। वहाँ सीनियर्स को ट्रेनिंग देकर उन्हें जूनियर्स की मदद के लिए तैयार किया जाता है। एक सपोर्ट सिस्टम बनता है। अच्छा, PS सपोर्ट जैसा। हाँ। दूसरा, टीचर्स को भी संवेदनशील बनाने की जरूरत है। फैकल्टी सेंसिटाइजेशन। उन्हें ट्रेनिंग दी जानी चाहिए ताकि वो तनाव के लक्षण पहचान सकें और छात्रों से हमदर्दी से, एम्पैथी से बात करें, डांटने या जज करने के बजाय। सही बात। तीसरा, कॉलेजों में जो एंटी डिस्क्रिमिनेशन सेल बने हैं, हाँ। वो सिर्फ कागज पर न रहें, असल में काम करें, एक्शन ओरिएंटेड बने, शिकायतों पर सुनवाई हो। और क्या पढ़ाई के तरीके में भी बदलाव की जरूरत है? एकेडमिक्स में? बिल्कुल। सिलेबस को थोड़ा लचीला बनाना होगा, फ्लेक्सिबल। रट्टा मारने के बजाय सोचने, समझने, क्रिटिकल थिंकिंग और हुनर सीखने, स्किल डेवलपमेंट पर जोर होना चाहिए। हाँ, ये तो जरूरी है। परीक्षाओं का सिस्टम, इवैल्यूएशन सिस्टम भी ऐसा हो कि एक इम्तिहान किसी की पूरी जिंदगी का फैसला ना कर दे, थोड़ा ह्यूमन हो। ये तो हुई संस्थानों की बात। समाज के तौर पर हमें क्या बदलना होगा? ओहो, समाज का रोल तो बहुत बड़ा है। सबसे बड़ी जरूरत है मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े डर और शर्म, जो स्टिग्मा है, उसे खत्म करना। हाँ, लोग बात करने से झिझकते हैं। बिल्कुल। अगर कोई छात्र मदद मांगे तो उसे ध्यान से सुने, उसकी बात को अहमियत दे, उसे कमजोर न समझे। और पेरेंट्स, उनका क्या रोल है? माँ बाप को भी सिर्फ नंबर पूछने के बजाय ये पूछना चाहिए, बेटा तुम ठीक तो हो, कैसा महसूस कर रहे हो? हमें सफलता की परिभाषा भी बदलनी होगी। जिंदगी में नंबरों और तनख्वाह से बढ़कर भी बहुत कुछ होता है। ये बहुत गहरी बात कही आपने। और इसमें हम उम्र दोस्त क्या कर सकते हैं? स्टूडेंट्स आपस में? दोस्तों की भूमिका बहुत बड़ी है, बहुत ज्यादा। पीयर सपोर्ट इज क्रूशियल। हाँ। एक दूसरे से बात करें, एक दूसरे की सुने, ऐसा माहौल बनाएं जहां कोई बिना जज किए जाने के डर के अपनी परेशानी बता सके। एक सेफ स्पेस। अगर लगे कि कोई दोस्त अकेला महसूस कर रहा है या डिप्रेशन में है, तो उसका साथ दे, उसकी बात सुने, उसे अकेला ना छोड़े। और जरूरत पड़े तो प्रोफेशनल मदद लेने के लिए हिम्मत बंधाएं। उसे काउंसलर या डॉक्टर के पास जाने के लिए एनकरेज करें। ये सब बहुत जरूरी कदम है। हाँ। तो आज हमने 2 बहुत अहम और संवेदनशील मुद्दों पर गहराई से बात की। हाँ, काफी विस्तार से चर्चा हुई। पहला,
हमारे घरों में काम करने वालों को सम्मान और अधिकार दिलाने की जरूरत, जिसमें RWA जैसे सामुदायिक मॉडल मददगार हो सकते हैं। बिल्कुल, एक उम्मीद की किरण दिखती है उसमें। और दूसरा, हमारे छात्रों के बीच मानसिक स्वास्थ्य का गहराता संकट। इसे हल करने के लिए सिस्टम में बदलाव, संस्थानों की जिम्मेदारी और सबसे जरूरी हमारी अपनी सोच में बदलाव लाना होगा। हाँ, ये याद रखना जरूरी है कि ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये नंबर्स नहीं है। नहीं। हर जान जो जाती है उसके साथ एक सपना, एक कहानी, एक परिवार बिखर जाता है। सही बात है। इसका हल किसी एक के पास नहीं है, ये हम सबकी मिली जुली जिम्मेदारी है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। सरकार, शिक्षण संस्थान, समाज, परिवार, दोस्त, सबको मिलकर आगे आना होगा, सबको अपना रोल निभाना होगा। बिल्कुल। और आज की चर्चा के बाद शायद हम सबके लिए सोचने वाली बात यही है कि हम एक समाज के तौर पर अपने आसपास के लोगों के लिए, चाहे वो हमारे घर में मदद करने वाले हों या पढ़ाई के बोझ तले दबे युवा हों, हम और ज्यादा संवेदनशील और मददगार कैसे बन सकते हैं? हाँ, ये सवाल हम सबको खुद से पूछना चाहिए।